नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है 10 न्यूज़ नेटवर्क। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल प्रकाश चंद्र जी। आज हम नोएडा के सेक्टर 78 में मौजूद हैं। यहाँ की सोसाइटी है आदित्य अर्बन कासा में। अभी यहाँ से एक मामला सुनने में आया है जो कि प्रकाश जी खुद बताएंगे क्या समस्या है, कितनी बार शिकायत कर चुके हैं नोएडा अथॉरिटी में। सबसे पहले तो प्रकाश जी आपका 10 न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू। प्रकाश जी, क्या मामला है, क्या कितनी बार शिकायतें करनी पड़ रही हैं, क्या सुनवाई हो रही है? जी, मामला मैं ब्रीफ में समझाता हूँ। मैं 2016 जून में यहाँ सेक्टर 78 आदित्य अर्बन कासा में मैंने मकान ख़रीदा था और तब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। शुरू से ही 2016 से ही यहाँ पे वाटर सीपेज का बहुत गंभीर समस्या था, जिसकी वजह से हमारे बेसमेंट में पानी जमा हो जाता है और जो बेसमेंट में बीम्स एंड कॉलम्स हैं जो कि पूरे टावर का लोड लेती हैं, उनमें जंग लग रहा है और उनका जो एग्रीगेट है, जो कंक्रीट वगैरह है, वो भी ख़राब हो रहा है। इसके अलावा अभी हमारे सोसाइटी में जो बेसमेंट का कंक्रीट स्लैब होता है, जो बेसमेंट का रूफ़ होता है, उसका ऊपरी हिस्से पे मिट्टी वगैरह 1-1.5 फुट का डाल करके और वहीं पे बिल्डर जो है गार्डन बनाता है। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी जमा होना शुरू हो गया है पिछले बहुत दिन से। तो इसकी वजह से जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उस पर बुरा असर पड़ रहा है और पानी अंदर ही अंदर बिल्डिंग को खोखला कर रहा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, उसके थ्रू भी पानी नीचे गिरता है। तो ये सब समस्या जो है, और साथ में ये भी मैं बता दूं कि जो सीमेंट है, प्लास्टर, वो भी बहुत जगह से झड़ रहा है। प्लास्टर और पेंट चंक्स में, बड़े बड़े टुकड़े में गिरता है। बालकोनी जो है, छज्जा जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी प्लास्टर नीचे की तरफ गिरता है, जो कि नीचे चल रहे लोगों के लिए भी काफ़ी रिस्की है। तो ये सारा चीज़ ये दिखाता है कि बिल्डर, और ये समस्या सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, लगभग हर एक सोसाइटी में है। नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के भी सोसाइटियों में भी यही समस्या है। और ये समस्या दो वजह से है। एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो बिल्डर देता है, जब टावर्स बन रहे होते हैं उस समय जो कंस्ट्रक्शन देता है, उसका जो मटेरियल होता है, वर्कमैनशिप होता है, सुपरविज़न होता है, वो सारे जो हैं अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में ही बिल्डिंग जो है ख़राब बनता है। तो जब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब होगा तो जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टेबिलिटी का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्राइमरी कंसर्न है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पे समझौता हो जाता है और स्ट्रक्चर जो है कमज़ोर हो जाता है। ये तो एक बात हुई। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको मैं नोएडा अथॉरिटी को कम से कम 3 साल या उससे भी ज़्यादा, 2019 से ही मैं नोएडा अथॉरिटी को लिखित रूप में बताता रहा हूँ, ख़ास करके एक्सपेंशन जॉइंट्स के बारे में। नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट से लोग भी, यहाँ अधिकारीगण यहाँ पे आए थे उस समय। बिल्डर के भी जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनको भी बुलाया गया था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर को एक नोटिस जारी किया कि एक्सपेंशन जॉइंट्स को तुरंत ठीक करो। बिल्डर ने कुछ नहीं किया। मैंने दोबारा रिमाइंडर दिया, नोएडा अथॉरिटी ने फिर से एक नोटिस जारी कर दिया, बिल्डर ने फिर कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से यह सिलसिला चलता रहा कि नोएडा अथॉरिटी एक लेटर बिल्डर को दे देता है, जिसका बिल्डर कोई परवाह नहीं करता, और नोएडा अथॉरिटी को भी इसकी परवाह नहीं है कि बिल्डर ने कुछ किया कि नहीं किया। और बीच में फंसा हुआ होता है फ्लैट ओनर, जो कि दौड़ता रहता है। अब मुझे लगता है कि नोएडा अथॉरिटी को या तो विल पावर नहीं है, या वो बिल्डर को फोर्स नहीं करना चाहते कि बिल्डर जो ख़राब क्वालिटी जो दिया है उसको सही करे। तो ये प्राइमरीली नोएडा अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नोएडा अथॉरिटी ने खुद ही एक रूल बनाया है, एक उनका नियम है, जिसका नाम है नोएडा अथॉरिटी बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड डायरेक्शंस 2006। इसमें नोएडा अथॉरिटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ओसी
अगर नोएडा अथॉरिटी बिल्डर को दे देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कमी से छुटकारा पालेगा। बाद में भी नोएडा अथॉरिटी बिल्डर को बोल सकता है कि वो जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या जो बनाने में डिज़ाइन में जो डेफिशिएंसीज हैं उसको सही करे, लेकिन ये सारा कागज़ पे ही सीमित है। नोएडा अथॉरिटी बिल्डर को फोर्स नहीं करता है। अब हो सकता है नोएडा अथॉरिटी को बुरा लगे मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ड्यूज़ नोएडा अथॉरिटी की तरफ होता है बिल्डर का, जैसे बिल्डर ने मान लीजिए ज़मीन का पैसा पूरा नहीं दिया है, लीज़ रेंट पूरा नहीं दिया है, तब तो नोएडा अथॉरिटी बिल्डर को फोर्स करता है, उसके जो बिके हुए फ्लैट नहीं हैं, जो फ्लैट नहीं बिके हैं उनको सील कर देता है और अपना पैसा का वसूली कर लेता है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम फ्लैट ओनर के साथ है तो नोएडा अथॉरिटी बिल्डर के अगेंस्ट कुछ नहीं करता है। तो यानी कि जो कॉमन जनता है जिसने अपना सारा कमाई का पैसा लगा करके ये घर खरीदा है, वो बीच मझधार में रह जाता है। उसकी मदद ना नोएडा अथॉरिटी करता है और बिल्डर तो करेगा ही नहीं, वो क्यों करने जाएगा। तो ले दे कर के बात ये आ रही है, अभी मैंने अखबारों में ये भी पढ़ा कि नोएडा अथॉरिटी कोई नया पॉलिसी बना रहा है जिसमें ये होगा कि बिल्डर को 5 साल के लिए ज़िम्मेदार बनाया जाएगा कि अगर कोई स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो बिल्डर उसको अपने खर्चे से ठीक कराए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का तो नोएडा अथॉरिटी नाम ही नहीं ले रहा है, उनको परवाह ही नहीं है। तो इसलिए, और ये पॉलिसी, नई पॉलिसी शायद नोएडा अथॉरिटी अपने बोर्ड मीटिंग में पास कराएगा, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा। तो इसलिए मैंने नोएडा अथॉरिटी को एक लेटर दिया है 5 पेज का, जिसमें 4-5 पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि नोएडा अथॉरिटी को ये समझना चाहिए कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक दूसरे से अलग चीज़ नहीं है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब होगा तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी ख़राब होगा, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी पे शंका आएगा। इसलिए दोनों ही चीज़ उनको अपने पॉलिसी में शामिल करना चाहिए। दूसरा कि नोएडा अथॉरिटी ने जो खुद का बिल्डिंग रेगुलेशन बनाया है, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में नोएडा अथॉरिटी अपनी तरफ से ये बिल्कुल चेक नहीं करती है कि कंस्ट्रक्शन नियम के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि रूल बुक में है ऑलरेडी कि चेक होना चाहिए। वो रूल बुक में है कि नोएडा अथॉरिटी या सीईओ नोएडा अथॉरिटी उसको चेक कर सकते हैं, रूल बुक में दिया हुआ है। तो जब हमारा ही सोसाइटी है, मान लीजिए करीब 400 करोड़ का ये एसेट है, तो 400 करोड़ का जब बिल्डिंग और टावर्स और स्ट्रक्चर बन रहे हैं और उसमें कोई भी सरकारी हस्तक्षेप ना हो उसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करने में, तो ये गलत है। अगर ऐसा होगा तो फिर निश्चित है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब होगा और बाद में स्ट्रक्चर जो है उसमें कमज़ोरी आएगी और अंत में सफ़रर जो होगा वो फ्लैट ओनर होगा, क्योंकि बिल्डर तो अपना पैसा लेकर निकल चुका है। नोएडा अथॉरिटी फ्लैट ओनर को डायरेक्टली हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये फीलिंग है कि अभी जो नोएडा अथॉरिटी पॉलिसी बनाने जा रही है या में भी बना चुकी है, उसमें उन्होंने फ्लैट ओनर को बिल्कुल ही कंसल्ट नहीं किया है। एक्चुअल जो सफ़रर हैं या जिसका स्टेक है वो तो फ्लैट ओनर है, बिल्डर का कोई स्टेक नहीं है, नोएडा अथॉरिटी का कोई स्टेक नहीं है। स्टेक तो मेरा है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी भर का पैसा लगा के यहाँ मकान ख़रीदा है, और मुझसे कोई नहीं पूछ रहा या बाकी फ़्लैट ओनर से कोई नहीं पूछ रहा कि भाई हम पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो आपके क्या इश्यूज़ हैं। मतलब पॉलिसीज जो बन रही हैं वो फ्लैट ओनर किसी से जानकारी नहीं ली जा रही कि आपको क्या क्या समस्या है, क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल, फ्लैट ओनर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि नोएडा अथॉरिटी एक और पॉलिसी बना रहा है, जबकि पॉलिसी ऑलरेडी है, बिल्डिंग रेगुलेशन नोएडा अथॉरिटी खुद का बनाया हुआ है, उसका पालन कराए। वो तो पालन हो नहीं रहा, अब एक नया पॉलिसी बना रहे हैं जो मुझे शंका है कि और भी ज़्यादा बिल्डर के फेवर में जाएगा और फ्लैट ओनर को के हाथ पैर काट देने वाली ये पॉलिसी होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि नोएडा अथॉरिटी ये पॉलिसी में ये बात लाएगा कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए बिल्डर 5 साल के लिए ज़िम्मेदार होगा और 5 साल के बाद जो एसोसिएशन है या मीनिंग फ्लैट ओनर्स हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। ये बिल्कुल ही गलत
और रिग्रेसिव पॉलिसी है जो कि फ्लैट ओनर माने कि कॉमन मैन जो जनता है जो यहाँ रहती है 3-4 लाख ग्रेटर नोएडा और नोएडा के हाई राइज अपार्टमेंट्स में, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है और ये बिल्डर को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी होगी अगर ये बात सही है तब। यानी कि बिल्डर को सिर्फ 5 साल के लिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है। 5 साल तो सोसाइटी में रहने वाले, आने वाले और भरने में ही 5 साल का समय लग जाता है, और 5 साल के लिए क्यों जिम्मेदार बनाया जाए, जबकि नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशन 2006 में ऐसा कोई समय सीमा नहीं दिया हुआ है। तो अब क्यों समय सीमा डाल रहे हैं? तो ये क्लियर कट कॉमन पीपल के अगेंस्ट ये पॉलिसी का ये क्लॉज होगा कि बिल्डर 5 ही साल के लिए जिम्मेदार है। तो ये चीज़। और दूसरा, नोएडा अथॉरिटी का बोलना है कि हमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कुछ नहीं लेना देना, हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं जैसा कि पहले बताया हूँ, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए चीज़ हैं। इसलिए नोएडा अथॉरिटी अगर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात करती है तो साथ में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी बात नोएडा अथॉरिटी को करना होगा, तभी ये पॉलिसी सही होगी। तो मैंने ये सुझाव दिया है कि आप जो ये बना रहे हैं नई पॉलिसी, मैं सुझाव के मुख्य पॉइंट पढ़ता हूँ जो मैंने माई रिकमेंडेशंस में लिखा है। मैंने ये पॉलिसी CEO नोएडा अथॉरिटी को, प्लानिंग डिपार्टमेंट को ईमेल से भेजा है, और मैंने इसको जन सुनवाई में और PG पोर्टल जो PMO का पोर्टल है उस पर भी मैंने डाला है, ताकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इसको पढ़ सकें और इसके मुताबिक अगर उनको जो पॉइंट सही लगे निर्णय ले सकें। और इसमें मेरा फिर से यही कहना है कि आपको फ्लैट ओनर के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है और ऐसे नए नियम न बनाएं जिससे बिल्डर की लायबिलिटी पीरियड और कम हो जाता है और बिल्डर अपने बहुत से लायबिलिटी से बच जाता है। तो जो मैंने रिकमेंडेशन दिए हैं उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने ये रिकमेंडेशन दिया है कि प्रमोटर यानी कि बिल्डर को 10 साल के लिए आप लायबल बनाएं। OCCC मिलने के 10 साल बाद तक बिल्डर लायबल हो टू रेक्टिफाई ऑल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स एट बिल्डर्स कॉस्ट। यानी 10 साल तक अगर कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो, ये नहीं कि बिल्डर की लायबिलिटी 5 साल में आप ख़त्म कर दें। ये 5 साल की लायबिलिटी तो पहले थी ही नहीं, अब आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि फ्लैट ओनर के अगेंस्ट जाता है। और मैं ध्यान ड्रॉ करना चाहूँगा नोएडा अथॉरिटी बिल्डिंग रेगुलेशन एंड डायरेक्शंस के सेक्शन 17, सेक्शन 26.1 और सेक्शन 78, जिसमें कि नोएडा अथॉरिटी ने ऐसा कोई टाइम पीरियड का लिमिट नहीं दिया था और अब वो 5 साल का टाइम पीरियड डाल रहे हैं जो कि बहुत ही गलत होगा और फ्लैट ओनर्स के अगेंस्ट जाएगा और बिल्डर के फेवर में जाएगा। दूसरा है कि जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि अगर कंप्लेन करना है तो 25% फ्लैट ओनर कंप्लेन करेंगे तभी नोएडा अथॉरिटी उसको मानेगी। ये फिर से एक गलत नियम बन रहा है। 25% की सीमा आप क्यों डाल रहे हैं? अगर वेरीफाइबल डिफेक्ट अगर कोई कंप्लेन आपको दे रहा है और एक भी आदमी दे रहा है तो वो कंप्लेन को सही माना जाना चाहिए। आपके कैब के इंजीनियर यहाँ 10 मिनट आएंगे और उनको पता चल जाएगा कि ये कंप्लेन सही है, तो उसमें 25% की आपको सहमति क्यों चाहिए? एक आदमी अकेला काफ़ी होता है। कोई भी डिफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी गलती हो रही है तो उसको सुधारने के लिए, कंप्लेन करने के लिए देश का एक अकेला नागरिक सफिशिएंट है। 25% की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और ये क्लॉज जो है फिर से बिल्डर को हेल्प करने वाला क्लॉज है। उसके बाद मैंने ये भी सजेशन में दिया है कि एज ए वन टाइम मेज़र, अभी नोएडा में जितने भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं सब के सब अभी नए हैं, तो एज ए वन टाइम मेज़र टू स्टार्ट विथ सारे सोसाइटीज़ का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी असेसमेंट और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी असेसमेंट एक बार हर एक सोसाइटी का होना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डर। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और इसके बाद भले ही आप सीमा रख दें कि अगला जो होगा वो 5 साल या 7 साल के बाद होगा और वो एसोसिएशन कराएगा, लेकिन पहला अब जो होने वाला है, पहला वो जितने भी सोसाइटी जो 10 साल से कम पुराने हैं उस पे एज ए वन टाइम मेज़र टू स्टार्ट विथ बिल्डर के कॉस्ट पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी असेसमेंट और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी असेसमेंट कराया जाए।
ये मेरा एक सुझाव है। और ये असेसमेंट जो है किसी गवर्नमेंट एजेंसी या रिलायबल एजेंसी से होना चाहिए, जैसे CBRI है या IITs हैं, इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही होना चाहिए। बिल्डर के चुने हुए किसी आर्किटेक्ट या किसी एजेंसी के द्वारा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये फेयर नहीं होगा। उसके बाद मेरा सुझाव है कि जब ये वन टाइम असेसमेंट बिल्डर के कॉस्ट पे हो जाए और उस असेसमेंट पे जो भी उसमें कमजोरी या जो भी रिमार्क्स आएँ उस असेसमेंट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बारे में, उसको एज ए वन टाइम मेज़र बिल्डर अपने कॉस्ट पे उसको सही कराए, ठीक कराए। और उसके बाद जब ये वन टाइम मेज़र हो जाए एट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डर, फिर आप नियम लागू करें कि भाई हर एक 7 साल के बाद एसोसिएशन उसको अपने कॉस्ट पे करा सकता है। लेकिन ये 5 साल वाला नियम जो आप सडनली नोएडा अथॉरिटी लाने वाला है, ये रिग्रेसिव है, ये बिल्डर को मदद करने वाला और फ्लैट ओनर के अगेंस्ट जाने वाला ये पॉलिसी होगा, जो कि बिल्कुल ही अनुचित होगा और न्यायपूर्ण नहीं होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कर्नल प्रकाश चंद। बाकी खबरों के लिए आप 10 न्यूज़ नेटवर्क देखते रहिए। धन्यवाद।